हमें यहाँ सबसे पहले दिया गया है बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए किस प्रकार पूछे गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं। जो झूम खेती होती है उसमें बीज बोने के तरीकों को गणना कहते हैं, या फिर छितरना या बिखेरना कहते हैं, या सीड ड्रिल कहते हैं, या बुवाई करना कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छितरना या बिखेरना कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों आपको जो बी वाला आंसर है ये आपको लगा देना है, छितरना या फिर बिखेरना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर कि प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, उद्यान कृषि का अर्थ है। जो उद्यान और कृषि होता है इसका क्या अर्थ है, गेहूं, या फिर इसका दूसरा वाला हमें दिया गया ऑप्शन आदिम कृषि, या फिर इसमें जो हमें अगला सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि फलों और सब्जियों को उगाना, और चौथा ऑप्शन दिया गया है सोयाबीन उगाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा फलों और सब्जियों को उगाना। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर तीसरा। तो देखिए यहाँ हमें जो अगला प्रश्न दिया गया है कि चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको इस वाले तीसरे वाले में बताना है कि चावल का प्रमुख उत्पादक वाला देश कौन सा है, भारत या फिर चीन, या जो तीसरा आंसर है कोलंबिया, या फिर आपका अमेरिका। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वाला आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चीन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न नंबर चौथा, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो पहला वाला इसमें दिया है ब्यास और सतलज, दूसरा गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीसरा नर्मदा और ताप्ती, चौथा हमें ऑप्शन दिया है गंगा और यमुना। तो इसमें आपको ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें बताना है कि हमारे देश में किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपको बताना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना। तो आप सभी को पता है गंगा और यमुना के जो वहाँ जहाँ से गंगा बहती है और यमुना बहती है यूपी साइड से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बसे, बड़े बड़े शहर बसे हैं इन नदियों के बीच में और बहुत उपजाऊ इनकी जो मैदान है इनके बहुत उपजाऊ भी हैं। तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा गंगा और यमुना। उसके बाद देखिए हमें अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर पांचवा कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त हैं, या फिर यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, या फिर यह क्षेत्र विराल जनसंख्या वाले होते हैं, या फिर यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि जो आपके जो ये पर्वतों और पठारों की तुलना में जो मैदानी भाग रहते हैं उसको रहना इसलिए पसंद करते हैं लोग, क्योंकि यह खेती जो आप जैसे अगर पठारी और पर्वतीय क्षेत्र होगा तो वहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते हैं ना, तो मैदानी भाग में आपका खेती भी कर सकते हैं और निर्माण के लिए भी क्या यह उपयुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमें यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से आपको 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें दिया है पहले प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है छठवां प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जो सन 1791 में बनारस में खाली स्थान कॉलेज की स्थापना की गई। तो आपको यह बताना है कि जो हमारा ये 1791 में बनारस में खालिस्तान किस कॉलेज की स्थापना की गई। तो आपको इसका आंसर लिख देना है बच्चों कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। किस कॉलेज की स्थापना की गई, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। आपको संस्कृत लिख देना है, यहाँ कॉलेज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हमने 7वां प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वह कैसे क्षेत्र होते हैं, तो वह सभी संरक्षित क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं बच्चों, संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो आपको इसका सही आंसर लिख देना है संरक्षित। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न हमें दिया गया है 8वां कि रोपण कृषि खालिस्तान का एक प्रकार है। जो रोपण है वह कृषि का कौन सा प्रकार है, तो आप सभी को लिख देना है कि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, इसके बाद इसमें आप क्या लिखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य। ठीक है, आप इस प्रकार लिखेंगे वाणिज्य की स्पेलिंग वाणिज्यक या है ये, या वाणिज्यक खेती का, वाणिज्यक कृषि का।
वाणिज्यिक कृषि लिखना है आपको, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमें अगला जो प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक खालिस्तान की तरह काम करते हैं। तो आपको यह बताना है कि अमेरिका में किसान किस तरीके से काम करते हैं। तो वहाँ पर लोग किसानी को व्यवसाय के तरीके से काम करते हैं। हमारे यहाँ किसान व्यवसाय के तरीके से नहीं परंतु अपना पेट पालने के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं। यहाँ पर लोग व्यवसाय के तरीके से वहाँ पर कृषि का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमें अगला प्रश्न पूछा गया है 10वां कि धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको इसको क्या बताना है, इसमें क्या आएगा कि धातु जो रहते हैं उनके जो अयस्क रहते हैं उनके गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो इसको आपको यह बताना कि कोई भी एक धातु है, अगर आप उसको जो उसका गलनांक मतलब जो उसका पिघलने वाला या फिर उसकी जो हीटिंग पॉइंट रहता है, तो हीटिंग पॉइंट जब उसका पूरा हाई हो जाता है तो उसके बाद उस जो उसमें गलनांक बिंदु को जो पार कर लेता है अयस्क, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रगलन। देखिए बच्चों इस प्रकार आप लिखेंगे प्रा, तो उसके बाद लिखेंगे आप गा और ये ला और ना, प्रगलन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हमें 11 से 16 तक पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो आप सभी को 2 अंक निर्धारित हैं, तो आपको इसमें लिखना है। तो देखिए यहाँ दिया है 11 प्रश्न हमसे पूछा है कि महुआ क्या होता है। तो इसमें आपको बताना है, परिभाषा लिखनी है कि महुआ क्या होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं महुआ की परिभाषा। बच्चों मैंने यहाँ महुआ की परिभाषा तो देख सकते हैं आप लिखी हुई है, और कुछ मुझे आंसर्स कुछ के नहीं मिले हैं, तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा बच्चों जिसमें आपको 11 से पूरे 26 तक प्रश्नों के उत्तर बताऊँगा। इस वीडियो में अभी आपको मैं पूरे 1 से मैंने 10 तक जो जिसमें बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान बताए हैं, और अभी मैं इस वीडियो में आपको आगे चलिए यहाँ पर मैं जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न बता देता हूँ। तो अगर आपको इनके आंसर्स मिलते हैं तो आप खुद से अपने एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ढूंढकर आप एक बार कोशिश कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं सॉल्यूशन वाली एक संपूर्ण हल कर एक मेरी वीडियो आएगी जिसका थंबनेल में लिखा रहेगा संपूर्ण हल, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपको इसके आंसर्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा, मैं ये आशा करता हूं। तो अगर नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो आगामी समय में ओलंपियाड का पेपर होने जा रहा है तो वही मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, ओलंपियाड वाला। और उसमें क्या है कि अभी आपका जो 24 तारीख को वह पेपर होगा, ओलंपियाड का 24 तारीख को पेपर है, तो उसकी भी आप अच्छे से तैयारी रखिए। और इसके एडमिट कार्ड भी आपको आज से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपने सर से एडमिट कार्ड की चर्चा अवश्य कर लेना आज या कल में जब भी आपको समय हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला प्रश्न दिया गया है 12वां कि शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी। जो शांति निकेतन संस्था है यह कब शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद 13वां हमें प्रश्न पूछा गया इसमें कि संसाधन की परिभाषित लिखिए, संसाधन की आपको परिभाषा लिखना है। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न पूछा है कि मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए, आपको मानव निर्मित संसाधनों के 5 नाम लिखने हैं। उसके बाद जो हमें 15 प्रश्न पूछा गया है बच्चों, इसमें पूछा है कि भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है। तो इसमें आपको बताना है कि जो भारत में कानून कौन बनाता है और जो बजट होता है हमारा वह कौन पारित करता है। तो बजट आप सभी को पता है कौन पारित करता है, बताइए कौन पारित करता है, कौन सा मंत्री पारित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 16वां प्रश्न, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। इसमें आपको यह बताना है कि कानून के सरकार के कितने अंग हैं और कानून को लागू करने वाला कौन सा अंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे जो 17 से 22 तक जो प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, वह प्रश्न आपके 3-3 अंक के रहेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 अंक निर्धारित, 3-3 अंक के जो आपके ये प्रश्न रहेंगे, और इन प्रश्नों को लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं यह प्रश्न। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 17वां प्रश्न दिया गया है कि 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया। तो आपको बताना है जो जेम्स रेनल थे उन्होंने भारत का मानचित्र क्यों तैयार करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कि 1757 में
प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका? प्लासी का युद्ध। तो वह किसके बीच हुआ था? इसमें आपको यह बताना है कि जो प्लासी का युद्ध है वह किसके बीच में हुआ था। तो ठीक है बच्चों, मैं एक आंसर वाली वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको इन सभी के उत्तर मिल जाएंगे उसमें। तो देखिए यहाँ पर 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। तो आपको यह बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था। तो उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न में दिया गया है कि किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जिसमें आपको बताना है कि कौन से उद्योग हैं जो सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला प्रश्न पूछा गया है कि 21वां कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। जो धर्म होते हैं उनको राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी होता है। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न से पूछा गया है कि मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही, जो अमिट स्याही होती है, तो इसमें देखिए इसमें आपको बताना अमिट स्याही से मतदान की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है। आप सभी को पता है कि नीला नीला निशान आपको जब आप मतदान कर आते हैं तो लगा दिया जाता है। तो आपको इसमें यही बताना है कि वो अमिट स्याही कहलाती है, तो उससे क्यों लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमें जो यहाँ से 23 से हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है प्रश्न क्रमांक 23, तो यहाँ से हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो ये 23 से आपके 26 तक प्रश्न रहेंगे, यह आपके 5-5 अंक के प्रश्न रहेंगे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो आप लाइक अवश्य करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं 23 वाला। इसमें दिया गया है 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। तो आपको यही बताना था कि अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया हमसे 24वां कि विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन कौन से प्रदेश हैं विश्व में कि जो जल की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें 25वां प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आप सभी को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और किसी एक का वर्णन कीजिए, और आपको किसी एक का इसमें वर्णन भी करना है, एक मौलिक अधिकार का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यह 26वां प्रश्न दिया गया है, ये लास्ट प्रश्न है हमारा। ठीक है बच्चों, आपको अगर जिन आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो आप उनकी कोशिश करिए ढूंढने की। अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको संपूर्ण हलवारी रहेगी वह, तो वो वीडियो में अभी 4 बजे तक अपलोड हो जाएगी बच्चों। तो उस पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास 4 बजे वीडियो आपको 100% मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको संपूर्ण हल वाली वो वीडियो रहेगी, उसमें आपको पूरे हल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जो हमें अब अगला प्रश्न पूछा है कि फौजदारी एवं दीवानी कानून से उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आपको अंतर स्पष्ट करना था फौजदारी में और दीवानी कानूनी में। ठीक है बच्चों।